हेलो फ्रेंड्स, लेट डिस्कस करंट अफेयर अगस्त 31। क्वेश्चन नंबर 1। केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? देखो, डीआरडीओ है आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। जो इनके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी, ये साइंटिफिक एडवाइजर टू रक्षा मंत्री भी हैं, और अभी इस समय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी। अच्छा, जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ की स्थापना आपका 1958 ईस्वी में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर है डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में। और इसका मोटो है, संस्कृत में है बलस्य मूलम विज्ञानम, और इंग्लिश में बोलें तो स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन नॉलेज, एंड इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यही आपका पृथ्वी मिसाइल, आकाश मिसाइल, इन सब के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी, इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इनकी नियुक्ति हुई थी 2018 में। देखो, इसमें देखते हैं, प्रख्यात वैज्ञानिक जी सतीश रेड्डी को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष के तौर पर 2 वर्षों का सेवा विस्तार दिया गया है। उन्हें अगस्त 2018 में 2 वर्षों के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया था। तो अगस्त 2020 में इनका पूरा हो जाना था, तो अभी और 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने डीआरडीओ अध्यक्ष के रूप में रेड्डी के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दी है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को निम्न में से कितनी प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इन्होंने 100% आरक्षण देने की घोषणा की है। पहले जो कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने भी प्राइवेट नौकरी में 70% तक आरक्षण देने की घोषणा की थी, और अभी इन्होंने अभी जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, जो बीजेपी से हैं, इन्होंने 100% आरक्षण देने की घोषणा की है। एमपी के यदि गवर्नर की बात करें तो एमपी गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जो पहले गुजरात की मुख्यमंत्री थी, और अभी वो उत्तर प्रदेश और एमपी दोनों की राज्यपाल हैं। देखो, एमपी हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू रिजर्व ऑल इट्स स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स फॉर डोमिसाइल पीपल ऑफ द स्टेट। और इसके बाद नया है दूसरा स्टेट बिहार, नीतीश कुमार जी ने भी डिक्लेयर किया। एमपी के बारे में यदि बात करें तो एमपी आपका एक सेंट्रल प्रोविंस में पड़ता है, जहाँ की राजधानी भोपाल है, और इसका इंडस्ट्रियल कैपिटल है इंदौर, जो सबसे बड़ा शहर है। अन्य शहरों में यहाँ ग्वालियर, रतलाम, उज्जैन जो शिप्रा नदी के किनारे बसा है, जहाँ महाकुंभ का मेला भी लगता है। और बात करें एमपी के बारे में तो एमपी की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, और यहाँ की सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी, जिसका उद्गम अमरकंटक से होता है। अमरकंटक से ही सोन नदी का भी उद्गम होता है, जो गंगा की सहायक नदी है। अच्छा, नर्मदा नदी की बात करें तो ये विंध्य रेंज, फिर नर्मदा रेंज और सतपुड़ा रेंज, तो एक तरह से ये रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, विंध्य रेंज और सतपुड़ा के बीच में, और फिर उसके बाद फ्लो करती है ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी और नर्मदा नदी के बीच में है आपकी सतपुड़ा रेंज, और सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ जो है इसका मध्य प्रदेश का भी हाईएस्ट पॉइंट है। अच्छा, मध्य प्रदेश में बहुत से नेशनल पार्क है, 10 नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश में। जैसे आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, मांडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, डायनासोर नेशनल पार्क जो धार में है। अगर वैसे बात करें तो यहाँ के स्टेट एनिमल की, मतलब स्टेट एनिमल है बारहसिंगा, और दूधराज है यहाँ का स्टेट बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी। तो स्टेट एनिमल इसका हो गया बारहसिंगा, और यदि बात करें इसका स्टेट ट्री है बेनियान, और स्टेट फ्लावर है मैडोना लिथियम, और स्टेट फिश है यहाँ की महसीर। तो ये सब था मध्य प्रदेश के बारे में। अभी चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, थोड़ी सी वो देखें तो एक्सप्लेनेशन, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को 100% आरक्षण देने का घोषणा की है। और इससे पहले 9 जुलाई 2019 को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी मध्य प्रदेश के स्थानीय लोगों के निजी क्षेत्र की कंपनियों में 70% आरक्षण की घोषणा की थी। कमलनाथ जी ये कांग्रेस की सरकार से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर निम्न में से कितने प्रतिशत करने की तैयारी कर रही है? तो ये कर रही है 2% तक की।
ये काम कौन करता है? FSSAI। FSSAI आपका फूड रेगुलेटर के मामले में आपका अपेक्स बॉडी है। FSSAI है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना देखो अगस्त 2011 में हुई थी। ये न्यूज़ क्या है कि FSSAI इज कमिटेड टू रिड्यूसिंग इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैटी एसिड्स टू लेस देन 2% बाई द ईयर 2022 इन ए फेज्ड मैनर। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना की गई थी आपका अंडर दी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अंदर, अगस्त 2011 में हुई थी। जो देखो जो FSSAI है वो फंक्शन करता है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर काम करता है। यदि अभी इसके चेयरपर्सन की बात करें तो अभी करंट चेयरपर्सन है रीता तेवतिया, और अरुण सिंघल इसके अभी करंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। CEO हैं अरुण सिंघल और रीता तेवतिया इसकी चेयरपर्सन। देखो FSSAI का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी 6 रीजनल ऑफिस भी हैं। 6 रीजनल ऑफिस आपका दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता, कोचीन और चेन्नई में है। और एक्सप्लेनेशन देखें तो हिंदी में है ये। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार वर्ष 2022 तक खाद्य सामग्री में ट्रांस फैट की मात्रा को 2% तक सीमित करने के लिए जल्दी एक विनियम लाएगा। मौजूदा समय में FSSAI की वसा और तेलों की ट्रांस वसा सामग्री रहने की सीमा 5% है। अभी इसको 5% से घटा के 2% तक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? ये किराट देवी की मूर्ति आपका नेपाल में मिली है। अच्छा देखो नेपाल के बारे में बात करें, नेपाल के अभी इस समय प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी जी, और प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ के खंडका प्रसाद शर्मा ओली, KP शर्मा ओली, जिन्होंने अभी डिस्प्यूटेड मैप रिलीज़ किया था जिसमें लिम्पियाधुरा और काला पानी विवाद, काली नदी विवाद है इंडिया के साथ। यदि नेपाल की बात करें तो देखो नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है एंड बॉर्डर्ड चाइना इन दी नॉर्थ। इसके नॉर्थ साइड में चाइना है और साउथ साइड में है आपका इंडिया। तो एक तरह से इंडिया और चाइना के बीच में कंट्री है। अच्छा बांग्लादेश इज लोकेटेड विद इन ओनली 27 किलोमीटर ऑफ द साउदर्न टिप एंड भूटान इज सेपरेटेड फ्रॉम इट बाई इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम। देखो जो नेपाल है इसके उत्तर में है चाइना, दक्षिण में है भारत, फिर आपका इधर सिक्किम पर जाएगा, सिक्किम के बाद भूटान पड़ता है, और एक चिकन नेक कॉरिडोर है। चिकन नेक कॉरिडोर वो उसका भूटान के साथ है। अच्छा नेपाल के बारे में बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू, जो इसका सबसे बड़ा शहर भी है। यही नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। सार्क है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, क्योंकि नेपाल इसका फाउंडिंग मेंबर भी है सार्क का। और नेपाल इज आल्सो मेंबर ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट का भी है, नेम का मेंबर भी है, और बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव का भी मेंबर है नेपाल। और एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो ये मिली थी धुलीखेल में, नेपाल के धुलीखेल में करीब 3800 साल पुरानी किराट देवी की स्मृतियों को मिलने से पुरातत्वविद और विरासत को सहेजने वाले लोग उत्साहित हैं। इन मूर्तियों को जमीन के करीब 300 मीटर नीचे से पाया गया है। बताया जा रहा है कि यह मूर्ति नेपाल की सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी उड़ान मतलब उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के 4थे चरण में कितने हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी दी है? तो ये इन्होंने 78 मार्गों को मंजूरी दी है। देखो उड़े देश का आम नागरिक उड़ान वाज लॉन्च्ड एज ए रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इन 2016। इट इज़ एन इनोवेटिव स्कीम टू डेवलप रीजनल एविएशन मार्केट। उड़ान के अंतर्गत ही ये बोला गया है कि जैसे मतलब 1000 किलोमीटर तक की होगी तो उसका रेट फिक्स किया जाएगा 2500 रुपीज़। इस तरह से ये उड़ान 1, उड़ान 2, उड़ान 3, उड़ान 4, तो उड़ान 4.0 स्कीम के अंतर्गत ये 78 हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी दी गई है। और एक्सप्लेनेशन बात करें तो ये है कि केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत उड़े देश का आम नागरिक के 4थे दौर के तहत 78 नए अतिरिक्त मार्गों को अनुमति दे दी है। इन मार्गों को अनुमति देकर उत्तर पूर्व पर्वतीय राज्यों और द्वीपों तक कनेक्टिविटी बढ़ाने पर फोकस किया है। उड़ान एक क्षेत्रीय एयरपोर्ट विकास योजना है। इसके अंतर्गत तरह तरह के अन्य नए एयरपोर्ट भी बनाए जा रहे हैं और इसका मकसद है कि आम नागरिक भी उड़ सके। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है
देखो 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति निम्न में से कौन बन गए हैं? तो 200 अरब डॉलर की इनकी ये हैं आपके जेफ बेजोस जो अमेजन के सीईओ हैं अभी, और इनकी अभी संपत्ति 204 अरब डॉलर आंकी गई है। देखो, जेफ बेजोस इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द ई कॉमर्स कंपनी अमेजन एंड ओनर ऑफ वाशिंगटन पोस्ट के ये ओनर हैं, एंड फाउंडर ऑफ द स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी ब्लू ओरिजिन। ये ब्लू ओरिजिन के फाउंडर हैं, वाशिंगटन पोस्ट के ओनर हैं, और अभी अमेजन के सीईओ हैं। अमेजन जो कि एक ई कॉमर्स कंपनी है। हिज सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर हैव मेड हिम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, और अभी रिचेस्ट पर्सन है, इनके बाद बिल गेट्स का नाम आता है। अच्छा, अन्य रिचेस्ट पर्सन में ये भी हैं, फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग में हैं, जिनकी वेल्थ अभी $100 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। अन्य में टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क हैं, जिनकी नेटवर्थ $96 बिलियन है। अन्य में एक हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स, जो ऑलरेडी $100 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं। अन्य है रेस में एप्पल के सीईओ टिम कुक, वो भी बिलियनर बन चुके हैं। और यदि उस एक्सपीरियंस देखें तो जेफ बेजोस 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले धरती पर पहले व्यक्ति बन गए हैं। कोरोना वायरस की वजह से टेक्नोलॉजी कंपनियों की संपत्ति में जमकर इजाफा हो रहा है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस पहले से ही और भी धनी हो गए। 26 अगस्त 2020 को अमेजन के संस्थापक और सीईओ जेफ बेजोस की संपत्ति बढ़कर 204.6 अरब डॉलर हो गई है, और इन्होंने अमेजन आई थिंक 1994 के आसपास स्थापित की थी। देखो, जेफ बेजोस हैं, उनके बाद बिल गेट्स आते हैं, उनके बाद तीसरे नंबर पर मार्क जुकरबर्ग, फिर एलन मस्क, फिर बर्नार्ड अर्नोल्ड, फिर स्टीव बाल्मर, फिर वारेन बफेट, फिर उसके बाद आते हैं मुकेश अंबानी जी। मुकेश अंबानी इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति और वर्ल्ड के 8th नंबर पर हैं अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, भारतीय रिजर्व बैंक मुक्त व्यापार परिचालन, ये है ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए कुल कितने करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री करेगा? तो ये करेगा आपका 2000 करोड़ रुपए की। देखो, ये इन्होंने क्या है ना, 2 फेज मैनर में कर रहे हैं। एक तो 27 अगस्त को 10,000 करोड़ का, और फिर उसके बाद 3 सितंबर को 10,000 करोड़ का, तो 2 बार में। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन अप्रैल 1, 1935 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। पहले ये प्राइवेट बैंक था और फिर 1949 में इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया। ये बैंकों का बैंक है और यही मुद्रास्फीति को कंट्रोल करता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। जैसे एमपीसी, जिसमें 6 मेंबर कमेटी रहती है, 3 गवर्नमेंट की तरफ से और 3 आपका आरबीआई की तरफ से रहते हैं। और अभी आरबीआई के गवर्नर हैं शशिकांत दास। देखो, ये न्यूज़ के बारे में बात करें, आरबीआई हैज़ अनाउंस्ड वाइड इट्स प्रेस रिलीज डेटेड 25 अगस्त 2020 साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। इसको बोलते हैं ओएमओ। ओएमओ का मतलब होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, कि मतलब आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी का परचेज और सेल करना अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन फॉर एन एग्रीगेट अमाउंट ऑफ 20,000 करोड़ in 2 tranches of 10,000 crore each. The first auction was conducted on 27 August 2020 and second auction is scheduled for September 3, 2020. देखो, भारतीय रिजर्व बैंक मुक्त व्यापार परिचालन के जरिए कुल 20,000 करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के साथ साथ खरीद बिक्री करेगा। इस ओएमओ का परिचालन 2 चरणों में किया जाएगा। आरबीआई ने कहा कि नीलामी 2 चरणों में 27 अगस्त और 30 सितंबर को आयोजित की जाएगी। देखो, जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं वो आरबीआई जो है सेल या परचेज करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, या तो मार्केट से, तो इससे क्या करता है कि वो रुपये की एक लिक्विडिटी को एडजस्ट करता है। यदि माना इफ़ देयर इज एक्सेस लिक्विडिटी, यदि बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है मार्केट में, तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल कर देता है, जिससे कि वो जो मार्केट में लिक्विडिटी है उसको कम कर सके। यदि लिक्विडिटी कंडीशंस टाइट हों, यदि मार्केट में पैसा कम हो, तो आरबीआई बाइज सिक्योरिटीज़ को खरीदता है मार्केट से, देयर बाई रिलीजिंग लिक्विडिटी इनटू द मार्केट, और लिक्विडिटी देता है मतलब पैसा देता है। यदि मार्केट में पैसा कम है तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लेता है और मार्केट में पैसा देता है। तो इस तरीके से वो
महंगाई इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करता है। तो एक तरह से हम देखें जो OMO ऑपरेशन होता है एक क्वांटिटेटिव टूल होता है टू रेगुलेट द कंट्रोल ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द मनी। ये एक तरह का मॉनेटरी पॉलिसी टूल है विच इज एम्प्लॉयड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। मनी सप्लाई को कम करना है या ज़्यादा करना है। यदि देखो मनी सप्लाई को कम करना है तो सिक्योरिटीज़ को बेचेगा। यदि लिक्विडिटी को, यदि कंडीशन टाइट है, यदि मार्केट में कम है तो वो सिक्योरिटीज़ को खरीद लेता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम में सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम आपसा है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया? तो ये बढ़ाया है 6 महीने के लिए। अभी यहाँ सोनोवाल जी हैं इसके असम के जो मुख्यमंत्री हैं, यहाँ बीजेपी की सरकार है। बीजेपी लेड असम गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड द स्टेट एज ए डिस्टर्ब्ड एरिया अंडर द आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 फॉर 6 months, saying armed outfit may attempt to exploit the law and order situation arising due to the passing of Citizenship Amendment Act 2019 by Parliament and lure misguided youth into the fold। तो वहाँ जो विद्रोह हो रहे हैं, जो अशांति है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आसाम में आपसा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। देखो ये जो आपसा है ये 1958 में आया था। ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है जो इंडियन आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर देता है जिससे कि आर्म फोर्सेस पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन कर पाएँ और वो मेंटेन कर पाएँ डिस्टर्ब्ड एरियाज़ में। तो एक तरह से अभी आसाम को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया गया है और आपसा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है ताकि वहाँ आर्म फोर्सेस उसे रेगुलेट कर सकें। यदि इधर और एक्सप्लेन देखें, असम में सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम आपसा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने जानकारी दी कि इस अधिनियम को 18 अगस्त से 6 और महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यह कानून सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व सूचना करने और किसी को भी कहीं भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वरिष्ठ नागरिक दिवस वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे आपका 21 अगस्त को मनाया जाता है। देखो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे सेलिब्रेटेड ऑन 21 अगस्त every year. The day is dedicated to increase awareness about the issues that affect older adults। क्या हुआ था कि 1988 में रोनाल्ड रीगन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया था कि 21 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता, 14 दिसंबर 1990 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने प्रोक्लेम्ड किया कि 21 अगस्त को हर साल वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया जाएगा। इन्होंने 14 दिसंबर 19 नवंबर को UNGA ने प्रोक्लेमेशन इश्यू किया था। अच्छा, यदि हम देखें तो इंडिया में क्या होता है, इंडिया में भी देखो एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है ओल्डर पर्सन्स के लिए जिसको आपका सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री वो इम्प्लीमेंट करती है। बहुत सी योजनाएं भी हैं जैसे राष्ट्रीय वयोश्री योजना है, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन है, एक वयोश्रेष्ठ सम्मान है। वयोश्रेष्ठ सम्मान में क्या होता है, वयोश्रेष्ठ सम्मान इज कन्फर टू एमिनेंट सीनियर सिटीजन्स एंड इंस्टीट्यूशंस इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर सर्विसेज टुवर्ड्स कॉज ऑफ द एल्डरली पर्सन। और इसमें राष्ट्रीय वयोश्री योजना में ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो फ्री असिस्टेड लिविंग एड्स और फिजिकल डिवाइसेस देती हैं उन वृद्ध लोगों को जो 60 साल से ऊपर के हैं, BPL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अभी इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो 21 अगस्त प्रतिवर्ष वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों की परिस्थितियों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना तथा उनकी सहायता करना है। इस दिवस के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को प्रभावित करने वाले कारकों और उनकी सामाजिक स्थिति के बारे में अवगत कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े गैस भंडार की खोज की है? तो ये की है आपका तुर्की ने। देखो तुर्की के जो अभी राष्ट्रपति हैं वो हैं रेसिप तैयब एर्दोगन। इन्होंने अनाउंस किया था कि डिस्कवरी ऑफ ए लार्ज नेचुरल गैस रिजर्व ऑफ द ब्लैक सी कोस्ट दैट विल हेल्प ईज द कंट्रीज इंडिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। ये दी हिंदू न्यूज़ थी। देखो अगर तुर्की के बारे में बात करें, तुर्की एक ऐसा देश है जो काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में लाई करता है और ये एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है।
एक तरह से यूरेशियन कंट्री है, यूरोप में भी है और एशिया में भी है। इसका जो 97% पार्ट है वो आपका इसमें आपका पड़ता है एशिया में, और यूरोप में पड़ता है इसका 3% पार्ट। और ये आपका कैसे सेपरेट होता है, ये आपका जैसे बॉस्फोरस स्ट्रेट, सी ऑफ मरमरा और सी ऑफ स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स के द्वारा सेपरेट होता है। जैसे देखो स्ट्रेट ऑफ जो बॉस्फोरस है, जैसे यहाँ आपका है आपका ये ब्लैक सी के बाद स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस है या स्ट्रेट ऑफ इस्तांबुल है, ये आपकी सी ऑफ मरमरा से जुड़ती है। सी ऑफ मरमरा इनलैंड सी है टर्की का। फिर उसके बाद स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स है। स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स ये एजियन सी से मिलती है और ये एजियन सी आपका भूमध्य सागर का हिस्सा है, मेडिटेरियन सी का हिस्सा है। तो इसके जो इधर वाला हिस्सा है ये तो आपका यूरोप में होता है, और इधर वाला हिस्सा 97% ये आपका एशिया में लाई करता है। तो और न्यूज़ में किस लिए है कि ये क्या है ना, अभी एक हेजिया सोफिया जो चर्च था उसको मस्जिद में बदल दिया गया है, इसलिए भी तो टर्की न्यूज़ में है। टर्की इसलिए भी न्यूज़ में है क्योंकि पहले जब ये इसकी स्थापना हुई थी, जो कमाल पाशा ने 1923 में की थी, तो उस समय ये एक सेकुलर स्टेट था। लेकिन अभी धीरे धीरे ये चर्च को मस्जिद में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। एक तरह से क्या है कि आपका सेकुलर से, मतलब एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से इस्लामिक राष्ट्र की ओर परिवर्तित करते जा रहे हैं रसीद तैयब एर्दोगन। एक और बात है कि पाकिस्तान, मलेशिया और टर्की एक तरह से इस्लामिक देशों का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से यूएई, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में खटास आ रही है। और भी इसमें बोला है रसीद तैयब एर्दोगन जी ने कि जो है ये 2023 तक यहाँ से हम नेचुरल गैस का एक्सट्रैक्शन कर सकेंगे और हम एनर्जी के नेट एक्सपोर्टर बन सकेंगे, और हम अपनी स्थापना दिवस के 100 सालों को मनाएंगे। मतलब स्थापना हुई 1923 में, ओटोमन एम्पायर का जो विघटन हुआ था वर्ल्ड वार 1 के बाद, उसके बाद हुई थी। सो दिस वाज फॉर द डे। थैंक यू।